हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ओपीएस वर्सेस एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम जो है और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, जो कि काफ़ी आजकल न्यूज़ में है क्योंकि अलग अलग सरकारें जहाँ पे भी चुनाव हो रहे हैं तो वो राज्यों में वादा कर रही है कि वापस से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे वे इम्प्लीमेंट करेगी। तो कई जो जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और अभी अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश जहाँ पे कांग्रेस चुनाव जीती है, तो वहाँ पे भी सीएम बनते ही वहाँ के जो सीएम बने हैं सुखविंदर सिंह सक्खू, उन्होंने सीएम बनते ही घोषणा की है कि वो पहली कैबिनेट मीटिंग में वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो सुना तो हमने बहुत कुछ है इन दोनों स्कीम्स के बारे में, काफ़ी न्यूज़ में भी आता रहता है, बट आज जानते हैं कि क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, क्या कारण है, क्या है न्यू पेंशन स्कीम, उससे क्या फ़ायदे हैं और क्यों ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो इशू है ओल्ड पेंशन स्कीम का और जो न्यू पेंशन स्कीम का, ये पिछले थोड़े कुछ समय से हमारे जो एक काफ़ी कह सकते हैं ना आप, एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस भी किया है कि वो ये प्लान कर रही है कि वापस से नेशनल पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम जो है उसे रिप्लेस करके वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को वो इम्प्लीमेंट करेगी। और अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसी में जो असदुद्दीन ओवैसी है, जो AIMIM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक सवाल पूछा था जिसके रिटर्न रिप्लाई में भागवत किशन राव कराड़, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, राज्य मंत्री हैं फाइनेंस के, लोकसभा में उन्होंने जवाब दिया कि सेंटर का ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। अब देखिए, ये मुद्दा काफ़ी ज्वलंत आप इसे कह सकते हैं क्योंकि जो पुराने लोग हैं 2004 के पहले, 2004 के बाद, 1 जनवरी 2004 के बाद जिन भी लोगों ने सरकारी नौकरी ज्वाइन की है वो सब तो न्यू पेंशन स्कीम में ही आएंगे। उसके पहले के जो लोग थे वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं। तो अभी वाले बोलते हैं कि भैया वही वाली बेटर थी, तो क्यों उसे अच्छा मानते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ समझने वाले हैं। तो पेंशन होती क्या है। तो अ पेंशन प्रोवाइड्स पीपल विथ अ मंथली इनकम व्हेन दे आर नो लॉन्गर अर्निंग। तो पेंशन एक तरीके की मंथली इनकम होती है, ठीक है, जो लोगों को मिलती है जब वो अर्न नहीं कर रहे होते हैं, मतलब जब कोई रिटायर हो जाता है, जब कोई एक समय के बाद काम करना छोड़ देता है, तो पेंशन इज समथिंग। अब नीड क्या होती है पेंशन की। देखिए, नीड ये होती है कि जब कोई एक आदमी ओल्ड एज हो जाता है तो वो इतना प्रोडक्टिव नहीं रहता जितना वो अपने यंग एज में रहता है, तो कहीं ना कहीं उसे एक फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा है द राइज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। आजकल क्या हो चुका है, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी तो बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल रखते थे, उन्हें पालते पोसते थे, उनकी जो नीड्स होती थी उन्हें पूरा करते थे। आजकल एक न्यूक्लियर फैमिली का जो ट्रेंड आया है हमारी सोसाइटी में, तो भैया जो यंगर अर्निंग मेंबर्स रहते हैं वो तो माइग्रेट कर जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं बाहर जाके रहते हैं, और पीछे जो उनके ओल्ड एज पेरेंट्स वगैरह रहते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं ये पेंशन उन्हें भी एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, रहने के लिए जो आजकल एक कह सकते हैं हम, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो महंगी हुए जा रही है, तो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी होता है। इंक्रीज लॉन्गेविटी, भैया क्योंकि इतनी अच्छी टेक्निक्स आ गई है, इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई है, इतनी अच्छी थेरेपीज़ आ गई है, तो इंसान की लाइफ लंबी हो गई है। लाइफ लंबी हो गई तो जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए पैसे की ज़रूरत तो लगेगी। एंड फिफ्थ वन इज़ एश्योर्ड मंथली इनकम इंश्योर्ड डिग्निफाइड लाइफ इन ओल्ड एज। और कहीं आपने पेंशनर्स के मुंह से भी सुना होगा, या फिर आपने आपके ही घर में कोई अगर ऐसा हो, दादा दादी या फिर ऐसा कोई पेरेंट्स जिनके पास पेंशन आती है, तो वो बोलते हैं कि ये उनको एक डिग्निफाइड लाइफ, कि वो अपने बलबूते पर इस एज में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। डेट इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न। नाउ हम बात करें कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है ओपीएस और एनपीएस में। तो देखिए, ओपीएस के अंडर क्या था, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, कि जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होते थे उनकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी, मानिए आखिरी में अगर जब वो रिटायर होते वक्त उनकी जो बेसिक सैलरी थी वो मानिए कि 1 लाख रुपए थी, तो जो उनकी पेंशन होगी वो उसकी हाफ रहती थी, मतलब 50,000 रुपये उनकी पर मंथ पेंशन लगेगी। दिस इज द ओल्ड पेंशन स्कीम। अब एनपीएस के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। ये इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ है, जो एम्प्लॉई है, जो काम करता है एम्प्लॉई, वो अपनी सैलरी का बेसिक प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस जिसे हम बोलते हैं, तो बेसिक प्लस डीए का 10% वो कंट्रीब्यूट करता है,
और जो सरकार है या फिर जो उनका एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 14%। तो 10% आपकी बेसिक प्लस डीए का आप कंट्रीब्यूट करेंगे और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो अगर हम इसे गागर में सागर की तरह भरें तो जो ओपीएस को बुरा मानते हैं वो ये बोलते हैं कि इट इज़ फिजिकली अनसस्टेनेबल। मतलब अगर आर्थिक एस्पेक्ट से, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओपीएस हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, हमारी, और उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो हार्ड अर्न मनी है, जो टैक्स पे करते हैं, उसके द्वारा इसे फंड करे। ठीक है, और जो एनपीएस को बुरा बोलते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि भैया एनपीएस जो है ये पॉलिटिकली अनसस्टेनेबल है, डेट इज इट फेल्स टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द पीपल। के एनपीएस जो है ये पॉलिटिकली अनसस्टेनेबल है। मतलब क्या होता है भैया, आदमी को चाहिए क्या? हर कोई आज के ज़माने में क्या जाता है? फ्री बाइस। जो रेवड़ी कल्चर चल रहा है, जो चुनावों में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वो है क्या? बस वही है। एनपीएस के अंदर वही चीज़ है कि एनपीएस के अंदर क्या होता है, इंसान को लगता है हाँ भाई ये लोग हमें ओपीएस देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमारी इतनी आज तनख्वाह है, हमें इतनी वो मिलेगी, हम तो इनको चुन लेते हैं, हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा। तो ये होता है कि ये कुछ जो इसके विरोधी है वो ये बोलते हैं कि ये पॉलिटिकली अनसस्टेनेबल है। नाउ ओल्ड पेंशन स्कीम थी क्या? तो पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एट द सेंटर एज वेल एज स्टेट्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द लास्ट राउंड बेसिक पे। कि जो भी बेसिक पे आखिरी किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की होती थी उसका 50% बेसिक का उनकी पेंशन होगी। ये थी ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, सिर्फ जो सरकारी एम्प्लॉयज थे, जो सरकारी मतलब कर्मचारी थे, सिर्फ वही एलिजिबल है पेंशन के लिए रिटायरमेंट के बाद। और ओल्ड पेंशन स्कीम में इनकम अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम डजंट अट्रैक्ट एनी टैक्स। उसमें कोई टैक्स भी नहीं लगता था। मतलब जितनी आपकी पेंशन है वो आपकी है। अभी अपने यहाँ पे स्लेब होती है ना कि इससे ज़्यादा आप अर्न करते हो या फिर इससे ज़्यादा आपके पास अगर पैसा आता है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा नई वाली के अंदर। पर पुरानी वाली में ऐसा था कि आपकी, मानिए लास्ट अगर हम बोलें बात करें तो लास्ट जो एक हाईएस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बेसिक पे होती है वो 1,25,000 के आसपास होती है। मतलब जो आखिरी में रिटायर हुआ होगा वो 62,500 उसकी पेंशन आती होगी। अगर मैं ईयर का इसका करूँ तो 12 6 72, इट इज़ अराउंड 7,50,000। मतलब आप 5 लाख से ज़्यादा की स्लेब में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ऐसा नहीं था। उसके अंदर जो आपकी ये इनकम थी अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम, इट डजंट अट्रैक्ट एनी टाइप ऑफ टैक्स। और ओपीएस के बारे में हम बात करें तो देखिए, न्यू पेंशन स्कीम जो है ये इफेक्ट में आई थी उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की 1 जनवरी 2004 से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ओपीएस के अंदर क्या था कि इसके अंदर फिक्स था, प्रोमिस था, एश्योर्ड बेनिफिट था कि इतना तो आपको देंगे ही देंगे, इतना पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है, हर कोई जानता था। आज आपको कैलकुलेट करना है न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर, बट पहले आपको पता देता था कि मेरी बेसिक सैलरी ये है, मैं कल रिटायर हो रहा हूँ, अगले महीने से मेरी इतनी पेंशन आने लगेगी। तो ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसे एक और किस नाम से जाना जाता था, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। मतलब डिफाइंड रहता था कि आपकी जो पेंशन होगी वो इतनी होगी। ठीक है, अब जैसे सैलरीज होती गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वैसे ही जो ये होता मंथली पे आउट, जो मंथली पेंशन आती है पेंशनर्स की, तो आपने देखा होगा पेंशन बढ़ती रहती है। तो ये कैसे बढ़ती है कि जैसे जैसे डीए में जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ है उनका डीए सरकार बढ़ाती है, डियरनेस अलाउंस बढ़ाती है, तो पेंशन जो है वो भी उसी रेस्पेक्ट में बढ़ाई जाती है पेंशनर्स की। अब डीए क्या होता है, तो डीए जो होता है इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द बेसिक सैलरी। ये बेसिक सैलरी का एक परसेंटेज होता है एंड इट इज अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट द गवर्नमेंट ऑफर्स। ये एक काइंड का एडजस्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट ऑफर्स करती है अपने एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को टू मेकअप फॉर द स्टेडी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। कि जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है, जैसे जैसे खर्चे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं, तो उसी के अनुसार सरकार अपने एम्प्लॉयज़ और अपने पेंशनर्स जो है उनका डीए भी बढ़ाती है ताकि वो जो उस कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको साथ लेकर चल सके, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल सके और अच्छे से सर्वाइव कर सके। सो दिस इज डीए। नाउ डीए हाइक्स जो है ये साल में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं, जनरली एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। अब जो हम बात कर रहे थे कि भैया जो डीए बढ़ता है तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो बढ़ती ही है, पेंशनर्स की भी उसी रेस्पेक्ट में जो सैलरी है वो बढ़ती है। अब 4% का अगर हम कोई हाइक माने
किसी एक रिटायरी का विद अ पेंशन ऑफ ₹5,000 अ मंथ के किसी की पेंशन आज आ रही है 5,000 अ मंथ और सरकार ने डीए बढ़ा दिया 4%, तो 5,000 का 4% होता है इट इज़ 200, तो उसकी जो मंथली इनकम हो जाएगी, मतलब जो पेंशन हो जाएगी, वो बढ़ के अगली बार से आने लगेगी 5,200 रुपीज़। तो आज की अगर हम बात करें, आज की तारीख में हम देखें अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो जो मिनिमम पेंशन पेड बाय जो गवर्नमेंट है पर मंथ वो है 9,000। जो सबसे कम पेंशन जो गवर्नमेंट देती है वो होती है 9,000 और जो मैक्सिमम है डेट इज 62,500। तो ये जो 50% जो है हाईएस्ट पे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज ₹1,25,000 अ मंथ। तो हाईएस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में था वो था 1,25,000 रुपये, उसका 50% होता है 62,500। तो ये आज की डेट में जो मैक्सिमम किसी की पेंशन होती है वो होती है 62,500 और जो मिनिमम होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो होती है 9,000, क्योंकि उनकी बेसिक पे एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट वो होगी 18,000 रुपीज। अब क्या कंसर्न है ओपीएस के साथ, भैया क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत तो होगी तभी तो उसे हटाकर कोई नई चीज लाएगी। कभी भी लाइफ में हम किसी भी चीज को बदलते हैं तो क्यों बदलते हैं? या तो उसमें कुछ कमियां होगी या हमें कुछ उसमें अच्छा बदलाव लाना होगा। तो अगर हम बात करें ओपीएस की, तो जब मेन प्रॉब्लम जो ओपीएस के साथ ये है कि द पेंशन लायबिलिटी रिमेन अनफंडेड। ये जो पेंशन सरकार देती है इट इज अनफंडेड। अनफंडेड इन द सेंस इसके लिए कोई सरकार के पास फंड नहीं है। ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा आ रहा है, ये जो टैक्स हार्ड अर्न मनी है जो कि टैक्स पेयर्स पे कर रहे हैं सरकार को, तो वो सरकार इंप्लॉइज को, जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज रहे उन्हें बांट रही है। भैया आपने सर्विस तो की है। देखिए क्या होता है, चीज़ों को देखने के नज़रिया होता है। एक गिलास में अगर आधा गिलास ही पानी भरा है तो किसी के लिए वो आधा खाली है, किसी के लिए वो आधा भरा है। तो उसी तरीके से कोई चीज़ अगर किसी के लिए अच्छी है तो कोई चीज़ किसी के लिए बुरी भी होगी। तो आप एक ही नज़रिए से या एक ही एस्पेक्ट से सोचेंगे, सिर्फ प्रोज देखेंगे तो आपको प्रोज ही दिखेंगे, सिर्फ कॉन्स देखें तो कौन से दिखेंगे, बट इट इज़ अ बायस्ड अप्रोच। अगर आप अनबायस्ड वे में से देखना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यही जो हार्ड अर्न मनी है टैक्स पेयर्स का, उसी का यूज़ करती है सरकार डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। तो अगर ये हार्ड अर्न मनी पेंशन्स में इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से बढ़ने पर वो बांटा जाएगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कितना पे करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स कितना देती है, क्यों इसे इस तरीके से वो किया जाता है। तो इसके लिए कोई कॉर्पस नहीं बनाया गया, इसके लिए कोई फंड नहीं बनाया गया है। ये जो पूरा पेंशन का जो पैसा दिया जाता है पेंशनर्स को, इट इज द लायबिलिटी, इट इज अ काइंड ऑफ अ लायबिलिटी विच इज अनफंडेड। तो हर साल सरकार जब बजट लाती है तो बजट में उनको कहीं ना कहीं एक अलग से एक इतना अमाउंट वो रखना पड़ता है कि भैया इतना पैसा तो हमें साल भर में पेंशन में ही बांटना है। सेकंड, द ओपीएस वॉज ऑल्सो अनसस्टेनेबल। ओपीएस जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, डेट इज नॉट सस्टेनेबल। सस्टेनेबल क्यों नहीं थी? देखिए, द पेंशन लायबिलिटीज वुड कीप क्लाइंबिंग सिंस पेंशनर्स बेनिफिट्स इंक्रीज एवरी ईयर। भैया हर साल जो पेंशनर्स के बेनिफिट्स है वो बढ़ेंगे, डीए बढ़ेगा तो पेंशनर्स के बेनिफिट्स बढ़ेंगे। तो जो लायबिलिटीज है, इधर यहाँ पे आपके पास कोई असेट नहीं है। आप जो पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सरकार जो ये लायबिलिटी जो है सरकार के लिए, सरकार के फंड पे, सरकार के पास जो राजस्व है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से बोझ ही बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका ये सब बेनिफिट्स बढ़ेंगे तो पेंशन का जो बोझ है वो भी सरकार के फंड के ऊपर पड़ेगा। सेकंड, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज वुड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भैया इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हो गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लॉन्गेविटी बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि पे आउट जो है वो काफ़ी एक्सटेंडेड हो गया है। 100 साल तक जी रहे तो 40 साल तक सरकार को उनको पे ही करना पड़ेगा, 90 साल तक जी रहे तो भी पे करना पड़ेगा। तो दीज आर ऑल सम, आप कह सकते हैं ये ड्रॉबैक्स है किसके? ओल्ड पेंशन स्कीम के। बेसिक मैथ्स की अगर हम बात करें ओपीएस की, देखें कि भैया जो हम बात कर रहे थे कि कैसे क्या, तो हम तो यही देखते हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे जिसकी पुरानी पेंशन आती है, बोले सरकार हमें देती ही कितना है, हमने जीवन भर सरकार की सेवा की है, हमें मिला कितना? 20,000 रुपये। भैया आपको 20,000 रुपये भी तो इनकम सैलरी आपकी तब भी तो मिल रही थी और बाद में आपको 10,000 रुपये भी तो मिल रहा है। तो ये सिर्फ वो जो हम बात कर रहे थे कि एक बायस्ड अप्रोच होता है देखने का। यहाँ पर अगर बेसिक मैथ्स देखें तो 1990 और 1991 की अगर हम बात करें तो सेंटर का जो पेंशन बिल था उस टाइम पे जो सरकार पेंशन पे करती थी पेंशनर्स को, वो था 3,272 करोड़। ठीक है, और जो स्टेट्स का था पूरी तरीके से अगर मिलाया जाए तो वो था 3,131 करोड़। तो ये बात है कब की? 1990 एंड 1991 की। और अगर हम 2020-21 की बात करें तो सेंटर का जो पेंशन बिल है वो 58 टाइम्स बड़ा है, एंड नाउ द गवर्नमेंट इज पेइंग
1,90,886 करोड़ पर ईयर फॉर द पेंशनर्स एंड द स्टेट जो है वो थोरोली सारी स्टेट्स जो पैसा पे कर रही है तो उनका जो पैसा है वो 125 टाइम्स इंक्रीज हुआ है एंड इट इज 3,86,001 करोड़। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो वादे किए जाते हैं तो ये वादे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हो रहे हैं। ये पैसा अगर सिर्फ पेंशनर्स के हाथ में जाएगा तो क्या वो पेंशनर आपके लिए सड़क बना देगा? क्या वो पेंशनर आपके लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवा देगा? क्या वो पेंशनर आपके लिए फूड की जो शॉर्टेज हो रही है उसे फुलफिल कर देगा? जी नहीं। अगर आपको डेवलप करना है, डेवलपमेंट करना है तो आपको फंड का जो यूज है वो अनबायस्ड होके इन अ फ्रूटफुल मैनर आपको अच्छे तरीके से करना होगा, गवर्नमेंट को करना होगा। सो दिस इज द बेसिक मेथड्स ऑफ ओपीएस। अब कैसे आया भाई, क्या है ओपीएस, कैसे आई थी, क्या हुआ था? ओपीएस तो काफी पहले से चल रहा था। अब जब बाद में सरकार आई उन्होंने सोचा कि यार कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हमारा जो बजट है, हमारा जो कॉर्पस है, हमारा जो फंड है उसके ऊपर बर्डन ही है। लेकिन उस टाइम पे एक ओआसिस प्रोजेक्ट करके एक मतलब स्टडी, एक तरीके से एक कमीशन बनाया गया। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जिसको नाम था ओआसिस, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। तो 1998 में तो हमारी जो सामाजिक कल्याण ठीक है मंत्रालय है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई। उस टाइम के जो फॉर्मर चेयरमैन थे सेबी के, S.A. दवे, उनके अंडर में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की, ओआसिस प्रोजेक्ट, ठीक है, ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी वो सबमिट की जनवरी 2000 में। ओआसिस प्रोजेक्ट क्या था? इट वॉज नॉट मीन टू रिफॉर्म द गवर्नमेंट पेंशन सिस्टम। ये गवर्नमेंट पेंशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए नहीं था ओवरसीज प्रोजेक्ट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भैया जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज है उन्हें तो पेंशन मिल ही रही थी, भैया जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लोग जीवन भर अपना कहीं पर नॉर्मल काम करके गुजार देते हैं, जिनके पास कोई ओल्ड एज की इनकम सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए क्या सरकार के द्वारा किया जा सकता है जिससे उन्हें भी लाइफ में वही सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिल रही है। तो इस ओवरसीज प्रोजेक्ट का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को भी टारगेट किया जाए जिनके पास कोई ओल्ड एज की इनकम सिक्योरिटी नहीं है। जब 1991 के सेंसस नंबर्स को हम देखें तो इस कमिटी ने ये नोट किया कि जस्ट 3.4 करोड़ पीपल और लेस देन 11% ऑफ द एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 31.1 करोड़ हैड सम पोस्ट रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी। मगर आप बात सुने तो उस टाइम पे अगर टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो थी 1991 के सेंसस के अनुसार, तो जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन थी वो थी 31.1 करोड़। और उस टाइम पे कमिटी ने ये नोट किया कि जस्ट 3.4 करोड़ पीपल जो कि लेस देन थे 11% से भी, सिर्फ वही लोगों के पास एक पोस्ट रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी थी। और ये जो थी वो थी गवर्नमेंट पेंशन, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है वो, जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है वो, बाकी जो वर्क फोर्स थी, बाकी जो वर्कर्स थे, बाकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग थे, उनके पास कोई पोस्ट रिटायरमेंट की इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी ही नहीं। ओवरसीज रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया कि इंडिविजुअल्स को 3 टाइप्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो इंडिविजुअल्स हैं दे मस्ट इन्वेस्ट इन 3 टाइप्स ऑफ फंड्स। पहला उन्होंने बोला कि सेफ, जिसमें ये बोला कि 10% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया जाना चाहिए। सेकंड उन्होंने बोला बैलेंस्ड, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 30% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी मीन्स ये जो शेयर मार्केट वगैरह होता है, डेट इज कॉल्ड इक्विटी। और तीसरा था उन्होंने बोला कि सेफ, बैलेंस्ड एंड थर्ड वन इज ग्रोथ, जिसमें 50% इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। एंड इट इज टू बी फ्लोटेड बाय 6 फंड मैनेजर्स। अलग अलग टाइप के फंड मैनेजर्स क्रिएट किए गए और ये कहा गया कि द बैलेंस वुड बी इन्वेस्टेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो भी पैसा इन फंड मैनेजर्स के पास इकट्ठा होता है, जैसे आज हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब क्या होता है, एनपीएस में जो पैसा जाता है ये क्या है? तो इट इज अ काइंड ऑफ अ फंड मैनेजर्स। ये फंड मैनेजर्स हैं जो हमारे द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा कई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और उनसे जो रिटर्न प्रोवाइड होता है, एंड विद दैट रिटर्न दे विल प्रोवाइड अस द सिक्योरिटी विच वी नीड इन द फर्दर फेज ऑफ अवर लाइफ। जो हमें आने वाले भविष्य में जो एक आर्थिक सहायता, जो हमें एक आर्थिक सिक्योरिटी चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, वो हमें ये प्रोवाइड करवाएंगे।
इंडिविजुअल्स वुड हैव यूनिक रिटायरमेंट अकाउंट्स, इंडिविजुअल्स के अपने यूनिक रिटायरमेंट अकाउंट्स होंगे, एंड दे वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹500 अ ईयर। ये बात है ओवरसीज प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट इज पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 लाख रुपए रिटायरमेंट अकाउंट में से वुड बी यूज टू परचेस एन एन्युइटी। ये सब मैं बात कर रहा हूँ ओवरसीज प्रोजेक्ट की, कि उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि भैया रिटायरमेंट के बाद कम से कम 2 लाख रुपए जो आपके रिटायरमेंट अकाउंट में, मानिए अगर 50 लाख रुपए, तो उसमें से 2 लाख रुपए आपको यूज करने होंगे ताकि उससे आप कोई एन्युइटी खरीद सके। अब ये एन्युइटी क्या होती है इसे हम आगे पढ़ेंगे। एंड एन्युइटी प्रोवाइडर इन्वेस्ट द अमाउंट एंड प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड मंथली इनकम। तो ये जो एन्युइटी प्रोवाइडर है ये क्या करेगा, आपके उस पैसे को एक किसी पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करेगा और उससे आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम, जो कि उस टाइम पे 1500 रुपए रखी गई थी जब रिपोर्ट प्रिपेयर हुई थी, आने वाले पूरे इंडिविजुअल्स की लाइफ के लिए उसे प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरसीज प्रोजेक्ट। अब इस रिपोर्ट के बाद एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी भी बनाई गई बी के भट्टाचार्य के अंदर। इस HLAG, ये जो हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप था, इसने ये सजेस्ट किया कि भैया एक हाइब्रिड डिफाइंड बेनिफिट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम बनाई जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 22 फरवरी 2022 को, पर अभी तक इसे गवर्नमेंट का कोई फेवर नहीं मिला है। न्यू पेंशन स्कीम क्या है? देखिए, न्यू पेंशन स्कीम जो है, इट इज एन इजीली एक्सेसिबल, लो कॉस्ट, टैक्स एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट। तो ये जो है एक तरीके से एक इजीली एक्सेसिबल, लो कॉस्ट, टैक्स एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल एंड पोर्टेबल रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है एनपीएस। एनपीएस के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल जो है वो अपने रिटायरमेंट अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा, उसका एम्प्लॉयर जिनके लिए वो काम कर रहा है वो भी उसमें को कंट्रीब्यूट करेंगे उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, अपने जो एम्प्लॉई है उसके वेलफेयर के लिए। एनपीएस को किस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेसिस है। कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेसिस कैसा है, वेयर इन द सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट्स टू दिस अकाउंट, there is no defined benefit that would be available at the time of exit from the system, and the accumulated wealth depends on the contribution made and the income generated from the investment of such wealth. एनपीएस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसको इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि कोई डिफाइंड बेनिफिट फिक्स नहीं है। मैं अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो मेरा कोई डिफाइंड बेनिफिट फिक्स नहीं है। अगर मैं आज एनपीएस में पैसा डाल रहा हूँ कि भैया मुझे 60 साल के बाद, जैसे पहले के लोगों को पता रहता था जो हमने बात की कि इतनी मुझे पेंशन मिलेगी, मेरा कोई पता नहीं है कि जब मैं 60 साल के बाद रिटायर होऊंगा तो मुझे कितनी फिक्स इनकम मिलेगी। ये किस पे डिपेंड करता है कि जब मैं उस टाइम पे एग्जिट करूंगा, जब मैं अपनी नौकरी से बाहर आऊंगा, तो मेरी एक्यूमुलेटेड वेल्थ इस पे डिपेंड करेगी कि मैंने जो इनकम जनरेट की है उससे मैंने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया था और उस कॉन्ट्रीब्यूशन से मुझे कितनी इनकम जनरेट हुई है। दैट इज माय अर्निंग, दैट इज माय इनकम, दैट विल बी माय पेंशन। ठीक है, तो अब ये इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि मेरी आखिरी में बेसिक सैलरी कितनी रहेगी, मेरी टोटल सैलरी कितनी है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि एनपीएस के थ्रू जो मेरा अकाउंट है उस अकाउंट में मेरे द्वारा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है और उस पैसे से कितनी वेल्थ जनरेट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी आगे आने वाली लाइफ में पेंशन मिलेगी। नाउ एनपीएस के अंदर रेसिडेंट जो है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो एनआरआईज हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज ग्रुप जो इसके लिए रखा गया है वो रखा गया है 18 to 60 ईयर्स, 18 से 60 साल की उम्र तक इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम लास्ट 8 सालों की बात करें तो एनपीएस का एक काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर बेस बन चुका है और इसका जो AUM है, असेट्स अंडर मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। हम बात करें 31 अक्टूबर 2022 के डाटा की, अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल 23,32,774 सब्सक्राइबर्स हैं और स्टेट्स के 58,99,162 सब्सक्राइबर्स हैं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा ओवरसीज प्रोजेक्ट में बात हुई थी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हैं लोग, उनके लिए भी कोई आफ्टर रिटायरमेंट सिक्योरिटी हो, पोस्ट रिटायरमेंट उनके लिए भी कोई सिक्योरिटी हो, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के भी इसमें 15,92,134 सब्सक्राइबर्स हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के आप देख सकते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनके भी इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, 25,45,771 सब्सक्राइबर्स वो हैं। एंड देयर वर 41,77,978 सब्सक्राइबर्स अंडर द एनपीएस स्वावलंबन स्कीम। स्वावलंबन मतलब हम सब जानते हैं खुद का काम खुद करना, मतलब खुद के लिए खुद ही इतना पैसा इकट्ठा करना जो आगे जाके हमारे जीवन में मदद करे, तो उसके अंडर भी इतने सब्सक्राइबर हैं। और जो टोटल AUM
टोटल ये जो सब्सक्राइबर है इनके द्वारा जो पैसा उसके अंदर 31 अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग इकट्ठा हुआ है, डेट इज 7,94,870 करोड़ रुपीज. सो दिस much amount of money is contributed by the people for getting a good life, for getting a good income after their post retirement. देन रेगुलेटर कौन है एनपीएस का? भैया एनपीएस बंद तो गई, पर हर चीज को रेगुलेट करने वाली भी तो चीज चाहिए. बैंकों को रेगुलेट करना है आरबीआई बना दिया, शेयर मार्केट को रेगुलेट करना है सेबी बना दिया, अगर म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करना है एएमएफआई बना दिया. तो एनपीएस का भी तो कोई रेगुलेटर चाहिए था कि पैसा जाएगा कौन, ध्यान कौन रखेगा कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारा पैसा गलत जगह तो यूज में नहीं आ रहा है. तो उसके लिए जो रेगुलेटर बनाया गया वो बनाया गया पीएफआरडीए. पीएफआरडीए जो है ये रेगुलेटर होता है एनपीएस का, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको बोला जाता है. इट इज एन अथॉरिटी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द पीएफआरडीए एक्ट 2013. पीएफआरडीए एक्ट 2013 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे सेटअप किया था. और ये क्यों प्रमोट किया गया था? टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी. ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए, एक ऐसा मतलब बनाया जाए सिस्टम जहां पे एक रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग पेंशन फंड्स हो जो प्रोटेक्ट करे उसके सब्सक्राइबर के इंटरेस्ट को, ठीक है, एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू. और अगर कोई भी चीज ऐसी हो जो पेंशनर्स के उन सब चीजों से, पैसों से रिलेटेड हो या आगे किसी दिक्कत आए, तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा. अब हमने वहां पे एक वर्ड यूज किया था एन्युइटी. एन्युइटी होती क्या है? तो an annuity is a financial instrument which provides for a regular payment of a certain amount of money on monthly, quarterly, annual basis for the chosen period for a given purchase price or pension wealth. तो इसे हम सिंपली अगर समझें तो ये क्या होता है, अगर हमें एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम जो भी स्पेसिफाइड रेट चुनते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मंथली, क्वार्टरली, एनुअल जैसे भी हम सिलेक्ट करें वैसी हमें पेंशन मिलेगी फॉर द चूजन पीरियड, फॉर एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, अब देखिए एन्युइटी के अंदर आप समझिए क्या होता है, क्या फायदा है एन्युइटी को परचेस करने का. द ऑनर्स ऑफ परचेसिंग द एन्युइटी प्लान फ्रॉम अप्रूव्ड पेंशन प्रोवाइडर्स इज ऑन द एम्प्लॉय अंडर एनपीएस. तो ये एनपीएस के अंदर जो एम्प्लॉय होता है जिसने एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को चुना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसे चुनता है. जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब किसी भी एम्प्लॉय का एनपीएस के अंडर में जब रिटायरमेंट होगा तो एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू परचेस एन एन्युइटी प्लान फॉर अ मंथली पेंशन. हर एम्प्लॉय को उस टाइम पर एक एन्युइटी प्लान को परचेस करना होगा जिससे उसे एक मंथली पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी विथ अ मिनिमम ऑफ 40%. मतलब अगर मैंने मेरे पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है अपने पेंशन एनपीएस का, जो मेरा सेविंग अकाउंट था, जो मेरा एनपीएस का पैसा इकट्ठा हो रहा था उसके थ्रू अगर मैंने 1 करोड़ रुपया अपनी पूरी वर्किंग लाइफ में इकट्ठा किया है, तो मिनिमम कम से कम मुझे 40% तो किसी एन्युइटी प्लान को खरीदने में यूज करना ही होगा. वो मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सा सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा. बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग एन्युइटी प्लान रहेंगे, ये मुझे देखना है कि किसका जो आप कह सकते हैं कि जो उसका रेट है या फिर किसका जो रेट ऑफ आप कह सकते हैं रिटर्न, किसका जो रिटर्न है वो अच्छा है. तो जिसका रिटर्न ज़्यादा अच्छा हो वहाँ मैं बाय परचेस करूँगा, उस एन्युइटी प्लान को मैं परचेस करूँगा. फिर मैं अपनी इनकम चाहता हूँ कि भैया मुझे लगता है कि 60 साल के बाद मुझे 10,000 रुपये तो कम से कम मिलना चाहिए, उस हिसाब से मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा. तो मिनिमम 40% तो करना ही है. और जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब आप चाहें तो 40% आप इन्वेस्ट कर दीजिए 40 लाख रुपये, और 60 लाख रुपये आप लमसम निकाल भी सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज एनपीएस एंड दिस इज एन्युइटी. नाउ टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलेगा एनपीएस के अंदर? जैसे आपने पढ़ा था कि भैया जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके अंदर तो बिल्कुल कोई इनकम पे टैक्स लग नहीं रहा था. अब एनपीएस में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ तो फायदा उनको सरकार को देना ही होगा, तभी तो आदमी इन्वेस्ट करेगा. जब तक अपना फायदा नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति कुछ करता है क्या? तो भैया यही है दुनिया. वोट भी तभी देते हैं जब अच्छी स्कीम आए, अच्छे प्रलोभन मिले. तो उसी तरीके से इन्वेस्ट भी तभी करेंगे जब कुछ पैसों में हमें फ़ायदा मिल रहा हो काम करते करते भी. तो फर्स्ट है जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, डिडक्शन अप टू 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए विथ इन ओवरऑल सीलिंग ऑफ ₹1.50 लाख अंडर सेक्शन 80C. तो 80C जो है इनकम टैक्स का सेक्शन है,
उसके अंदर 10% ऑफ जो सैलरी हमारी जो डिडक्ट होती है, ओवरऑल सीलिंग उसकी रखी गई है 1.5 लाख रुपए, मतलब हर साल में 1.5 लाख रुपए उसके थ्रू उसमें जमा होगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं चार्ज होगा। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन मैं हर साल चाहूँ तो 1.5 लाख तो वो आ ही रहा है, जो मेरा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो मेरा डायरेक्ट हो जाएगा खाते से कट के अपने आप। एक होता है वॉलेंट्री, मैं खुद चाहता हूँ कि नहीं भाई मैं तो और डालूंगा ताकि और ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो, ताकि बाद में जाके मुझे और ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिले, तो मैं अपनी तरफ से 50,000 रुपये हर साल वो भी डाल सकता हूँ, वो भी मेरा टैक्सेबल इनकम के अंदर आएगा। ठीक है, ये भी मेरा फायदा हो गया। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्शन अप टू 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, यहाँ पे दिस इज ओवर एंड अबाउट द लिमिट अंडर सेक्शन 80C। 80C के अंडर में जो है उससे ज्यादा जो ये आ रहा है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इट इज ओवर एंड अबाउट द लिमिट्स ऑफ 80C। 80C की लिमिट क्या थी? 1.5 लाख रुपए की एक सीलिंग रखी गई थी, और यहाँ पे जो पैसा आ रहा है ये बेसिक प्लस डी है, ये हमारी टैक्सेबल इनकम में काउंट नहीं होगा वहाँ पर, तो इसका भी हमको टैक्स बेनिफिट मिल गया। तो दिस इज ऑल जो हमको टैक्स बेनिफिट में फ़ायदे मिलेंगे। अब हमको दिमाग में क्या रखना है? हमें ये ध्यान में रखना है कि भैया एनपीएस जो है इसके अंदर आपके पास कोई फिक्स्ड पोस्ट रिटायरमेंट आपकी पेंशन नहीं है। इट विल जनरेट मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स। मार्केट अगर बढ़ रहा है, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने अच्छी कंपनियों में पैसा लगाया और उनके शेयर के भाव बढ़ गए, उनकी कीमत बढ़ गई, तो हमारा रिटर्न काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और अगर गिर गई तो वो थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी अगर जिन लोगों के एनपीएस के खाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, तो आप अगर देख सके तो आप उसमें देखेंगे कि आज आपका पैसा 2,55,000 था, वो कल बढ़ के एकदम से 2,58,000 भी हो जाएगा, परसों कम होकर 2,50,000 भी हो जाएगा। तो ये क्या है? मार्केट लिंक्ड है। और ओपीएस के अंदर क्या होता था कि उसके अंदर मंथली फिक्स था कि भैया जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% हमको मिलना ही मिलना है। अब क्वेश्चन ये है कि वाई टू एनपीएस फ्रॉम ओपीएस? ओपीएस से एनपीएस की तरफ हम गए क्यों? ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो अर्ली 2000 में एक रिसर्च की गई थी, और इसके अंदर जो इंडिया इम्प्लिसिट पेंशन डेप्ट, ये जो पेंशन का डेट है, ये जो पेंशन का कर्ज है, ओइंग टू सेंट्रल सिविल एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और जो फंडिंग गैप थी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की, इट वॉज रीचिंग अनमैनेजेबल अनसस्टेनेबल लेवल्स के। मतलब आप समझिए क्या हो रहा था कि इंडिया का जो पेंशन डेट था, तो मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट को पे करना होता था, सेंट्रल एम्प्लॉइज को, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, इसके बीच की जो गैप थी, और जो फंडिंग कि भैया पेंशन स्कीम को फंड करने के लिए जो पैसा लाना था, वो इन दोनों के बीच जो गैप थी वो बढ़ती जा रही थी, एंड देयर वाज अ ह्यूज गैप, एक काफ़ी बड़ी गैप क्रिएट हो गई थी, क्योंकि पेंशनर्स बढ़ते जा रहे थे, पेंशनर्स को जो पैसे देने का अमाउंट था वो रेगुलरली बढ़ता जा रहा था, बट ये जो पैसा था इसके लिए कोई फंड तो नहीं है ना भैया। एक चीज़ होती है कि मैं अगर एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ तो उसी से कमा रहा हूँ और उसी को बड़ा करने के लिए उसमें लगा रहा हूँ, बट पेंशन में तो ऐसा कुछ है नहीं, वो एम्प्लॉय रिटायर भी हो चुका है, अब वो मेरे लिए कोई वर्क भी नहीं कर रहा है, बट मुझे उसे पे करना है। तो एक तरीके से तो क्या हुआ, ये एक तरीके से सरकार के ऊपर एक बर्डन ही हुआ ना। तो ये जो जैसे जैसे डीए बढ़ता जाता था, जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा था, वैसे वैसे पेंशन भी बढ़ रही थी, पेंशन बढ़ रही थी, तो ये जो गैप थी सप्लाई और डिमांड की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और वो गवर्नमेंट के ऊपर, दोनों सारी गवर्नमेंट, चाहे आप सेंट्रल बोल ले चाहे आप स्टेट बोल ले, उनके ऊपर एक तरीके से बर्डन की तरह हो रही थी। और ये जो फ्रेमवर्क था, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम का फ्रेमवर्क था, जैसा कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ये सिर्फ उस टाइम की जो टोटल 1991 के सेंसस की अगर हम बात करें तो उस टाइम का टोटल जो एम्प्लॉइज थे उनमें से सिर्फ 11% लोगों को ही फायदा कर रहा था, 89% के लिए तो ये यूजफुल था ही नहीं। अब ओपीएस क्यों एक बैड इकोनॉमिक्स माना जाता है? तो देखिए, जो एक ये रेशनल शिफ्ट है एनपीएस की तरफ, ये किस उस पर डिपेंड करता है? देयर इज अ नीड टू मैनेज द गवर्नमेंट्स पेंशन लाइबिलिटीज। गवर्नमेंट की जो पेंशन लाइबिलिटीज है उन्हें मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का पैसा सिर्फ पेंशन में ही इतना बढ़ बढ़ के लगेगा तो किस तरह आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। सो दिस हार्ड अर्न मनी मस्ट बी यूज्ड एट सम प्लेस वेयर it will bring something good for the coming generation. States with limited fiscal resources at their disposal must ask themselves
whether they can provide for such a scheme. तो जो स्टेट्स है, हर स्टेट, देखिए कुछ स्टेट है, महाराष्ट्र हुआ, यूपी हुआ, गुजरात हुआ, जो बड़ी बड़ी स्टेट है या फिर जिनके इनकम के सोर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो लोग तो चलिए मानिए फंड भी कर रहे हैं, बट जिन स्टेट के पास फिजिकल रिसोर्सेस नहीं है, जिनके पास इनकम के रिसोर्सेस कम है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम ये सब जो पैसा है ये कहाँ से लाएंगे। वो पैसा तो बढ़ता जा रहा है एंड इट इज फोल्डिंग, इट इज मतलब मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे नहीं बढ़ रहा है कि आज 1 करोड़ था कल 2 करोड़ हुआ। इट इज इंक्रीजिंग लाइक के 1991 में ये 3 करोड़ था, 2020 आते आते इट विल बिकम्स 1,80,000 करोड़, 1,90,000 करोड़। तो इट इज मल्टीप्लाइंग मेनी फोल्ड, मेनी टाइम्स। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, दोनों जो गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंटर, उन्हें ये सोचना होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स वादे कर रही है, उन्हें ये भी सोचना होगा, वादा करना आसान है, बट क्या आप उन चीजों को बियर कर पाएंगे? क्या आप इस फिजिकल पॉलिसी को फिजिबल बना पाएंगे? क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे ऐसे मतलब अप्रोच के साथ? नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर सच अ स्कीम when seen against competing demands that range from the provision of health and education facilities, public transport infrastructure among others would suggest otherwise। और अगर हम बात करें, सड़कों पे चलते हैं तो हमें ये भी ये खड्डे नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें ये भी ये सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि एजुकेशन की फैसिलिटीज है, तो हम बोलते हैं सरकार गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बनाए। तो जब सब कुछ हमें अच्छा चाहिए तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब सरकार अपना बहुत सा पैसा इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर लगाएगी, तो जो ये मेन फील्ड्स है जहाँ पे उन्हें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, उनके लिए पैसा कहाँ से लाया जाएगा। और लास्ट 30 ईयर्स में जो कम्युलेटिव पेंशन बिल है स्टेट्स का, वो 2021 में बढ़कर, जैसा कि हम पीछे भी पढ़ चुके, 3,86,000 करोड़ हो चुका है। और ओवरऑल पेंशन पेमेंट जो है स्टेट्स का, वो उनका जो टैक्स रिवेन्यूज है कि एक सरकार अगर आप बात करें कि 100 रुपये कमाती है तो उनके टैक्स रिवेन्यू में से 1/4 मतलब आप क्वार्टर, इट मीन्स 25 रुपीज़ तो उनको पेंशन में ही देना पड़ता है। कुछ सम स्टेट्स के लिए तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा है, 25 स्टेट से भी ज़्यादा। जैसे हम बात करें हिमाचल की, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 80% पेंशन ऐसा परसेंट ऑफ द स्टेट्स ऑन टैक्स रिवेन्यू। हिमाचल जहाँ पे अभी उन्होंने घोषणा की है कि वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को लाया जाएगा, तो टैक्स रिवेन्यू का 80% तो आपने वहीं बांट दिया पेंशन में। पंजाब में 35% है, छत्तीसगढ़ में 24% है और राजस्थान में 30% है। तो आप कमा रहे हो 100 रुपये, 30 रुपये तो आपने पेंशन में ही लगा दिए। डेवलपमेंट करोगे कैसे? डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? उसके लिए फिर आपको कर्ज लेना पड़ेगा और वो कर्ज चुकाने के लिए फिर आपको और कर्ज लेना पड़ेगा। सो यू आर गेटिंग बर्डन्ड बाय द डेट and this debt gonna affect the development of not only a state, not only a particular place, but also the whole country। और अगर हम बात करें, इफ वेजेस एंड सैलरीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर एडेड टू दिस बिल, ये जो पेंशन बिल है, अगर हम उसमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी, उनके वेजेस, उन सबको जोड़ दें, तो स्टेट के पास हार्डली ऐसा कुछ पैसा बचेगा उनकी टैक्स रिसिप्ट से जिसे वो यूज कर सकें। एंड फंडिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाय यूटिलाइजिंग अ चंक ऑफ टैक्स पेयर्स मनी कैन नॉट बी गुड पॉलिटिक्स। तो जो यहाँ पर लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि कुछ फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मतलब आप पैसा देने के लिए जो चंक ऑफ टैक्स पेयर, जो इतना टैक्स पेयर्स लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, उनका पैसा इस तरीके से यूज करना सिर्फ कुछ सरकारी एम्प्लॉयज को, सिर्फ कुछ सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए, ये कहीं से भी गुड पॉलिटिक्स नहीं है। चाहे ये किसी भी मतलब सरकार के द्वारा किया जाए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई वो रीजनल पार्टी हो, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिटिक्स एट ऑल। अब क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ टूडेज टैक्स पेयर्स मनी? आज के टैक्स पेयर्स के मनी का क्या यूज है? देर इज ऑल्सो द लार्जर इश्यूज ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी। जो इंटरजनरेशनल इक्विटी है उससे समझिए वो क्या होती है। टूडेज टैक्स पेयर्स पेइंग फॉर द एवर इंक्रीजिंग पेंशन ऑफ रिटायरीज। आज के जो टैक्स पेयर्स है वो जो ये इंक्रीजिंग एवर इंक्रीजिंग पेंशन है रिटायरीज की जो बढ़ती रहती है उसके लिए पे कर रहे हैं। विथ पे कमीशन अवार्ड्स ऑलमोस्ट टेकिंग द पेंशन ऑफ ऑल रिटायरीज टू करंट लेवल्स। तो पे कमीशन जो है वो जो पेंशन का जो ओल्ड रिटायरीज का पेंशन है करंट लेवल से हम बात करें तो वो क्या है कि पेंशन ऑफ समवन हु रिटायर्ड इन 1995 may well be the same as for date for someone who retires in 2025। कि 1995 में जो आदमी रिटायर हुआ था उसकी पेंशन भी आज उतनी है जितनी 2025 में रिटायर होने वाले इंसान की है। तो ये जो पैसा है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से टैक्स पेयर्स का ही पैसा है ना। तो ये इंटरजनरेशनल इक्विटी जो है कि एक जनरेशन जो काफ़ी पहले रिटायर हो चुकी है, आज उनकी जो पेंशन है आज रिटायर होने वाले इंसान के बराबर ही उसे दी जा रही है। तो दिस इज द इंटरजनरेशनल इक्विटी। एज इट इज
the current generation of taxpayers are not only footing the pension bill of those who joined government service before 2004 के जो करंट जनरेशन के टैक्स पेयर्स हैं ये सिर्फ उनके लिए पेंशन बिल पे नहीं कर रहे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विस को 2004 से पहले पे किया गया था. They are also contributing to the 10% contribution the state governments have been making for those who joined from January 1, 2004. वो टैक्स पेयर्स उनके लिए भी पे कर रहे हैं जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया जा रहा है आज उन लोगों के लिए जिन्होंने सर्विस 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन की है. भैया हमारा कंट्रीब्यूशन तो हुआ ही हुआ, एम्प्लॉयर का भी तो कंट्रीब्यूशन आया. तो आज का टैक्स पेयर अपने जो 2004 के पहले वाले पेंशनर्स है उनके लिए भी वो पैसा पे कर रहे हैं और 2004 के बाद जिन्हें आज सरकार दे रही है 10% उसमें भी उनकी पूरी हिस्सेदारी है. अब व्हाट इज द नेल इन द कॉफिन? देन देयर इज ऑल्सो देयर करंट फिजिकल पोजीशन टू कंटेंड विथ. तो एक करंट फिजिकल पोजीशन को भी अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट डेट has risen from 26.3% of GDP in 2019-20 to 31.2% in 2022. ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का कर्ज है वो किस तरीके से बढ़ा है. जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट की जीडीपी का 26.3% था 19-20 में वो बढ़कर 31.2% हो गया है 2021 एंड 22 में. दिस विल नीड टू बी ब्रॉट डाउन टू मैनेजेबल लेवल्स. हमें ये जो पैसा स्पेंड किया जा रहा है इसे एक मैनेजेबल लेवल पे लाना होगा. States will also have to contend with the GST compensation cess ending in its current form in the coming year. स्टेट को जो GST का compensation cess देना होता है, जो हमने देखा है कि GST का एक जो ड्यू अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी पे करती है, स्टेट भी पे करती है, वो भी उन्हें पे करना होता है. ये पैसा भी वो पे करेंगे. तो शिफ्टिंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम, वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाना, ये ना सिर्फ स्टेट का जो खजाना है, राज्य का जो एक आर्थिक खजाना है उसके ऊपर एक बर्डन बनाएगा. एज पर आरबीआई जो टोटल पेंशन एक्सपेंडिचर है सारे स्टेट्स का अगर 2020-21 में देखा जाए तो 3.86 लाख करोड़ से. तो इसलिए सारी स्टेट्स से एक तरीके से ये रिक्वेस्ट है कि भैया आप इस तरीके के फिजिकली अनवाइज मूव्स जो आप सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए या सिर्फ सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं ये कृपया ना करें. अब क्यों जरूरत पड़ी इंडिया के पेंशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की? तो जरूरत इसलिए पड़ी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में जो लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है उन्होंने आउट नंबर कर दिया है चिल्ड्रन को जिनकी एज 5 साल या उससे कम है. तो आज हम उस जगह खड़े हैं जहां हमारी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उन्होंने आउट नंबर कर दिया है हमारे जो जैसे हम बोलते छोटी यंगर एज जो है उनसे आगे हो गई है उनकी पॉपुलेशन. एंड वाइल दिस स्ट्रेस में बी लेस फॉर अ कंट्री सच एज इंडिया, आज हमारी कंट्री में हम बोलते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा युवा शक्ति जो हमारे देश में है. देयर इज सच अ थिंग एज लॉन्गेविटी. तो आज हम खुश तो बहुत होते हैं कि हमारी कंट्री में जो युवा ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट एक ये जो लॉन्गेविटी जो ज़्यादा टाइम तक लोगों के जीने की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है उसका रिस्क भी हमारी कंट्री में काफ़ी बड़ा है. तो ये जो बोझ आने वाला है ये बोझ भी कहीं आने वाले समय में हमारी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी को, हमारी कंट्री के एक्सपेंडिचर को, हमारी कंट्री का जो रिवेन्यू है उसे हार्म करने वाला है. और अभी अभी जो 2022 का एक एडिशन आया है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का, उसमें इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है उसे 44 कंट्रीज का जो टोटल कंसिडरेशन हुआ है उसमें 41st रैंक पे आया है हमारे यहाँ का पेंशन सिस्टम. तो ये दिखाता है कि क्या हमारी कंट्री के अंदर हम इस इंडेक्स में इतने लो इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ का जो पेंशन रिजाइम है वो कहीं से भी ना तो एडिक्वेट है ना सस्टेनेबल है और वो किसी भी तरीके से एक अच्छी पॉलिसी के थ्रू वर्क नहीं कर रहा है. और हम बात करें तो 85% जो करंट वर्कर्स हैं वो किसी पेंशन स्कीम के मेंबर नहीं है और उनकी ओल्ड एज में वो अनकवर्ड रहने वाले हैं या फिर उन्हें कोई सोशल पेंशन ही मिलेगी. ठीक है. और सारे एल्डरली लोगों के अगर हम बात करें तो 57% लोगों को कोई इनकम सपोर्ट नहीं मिलेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर से और 26% जो हैं वो सोशल पेंशन जो उनकी मिलती है पॉवर्टी एलिवेशन जो 600 रुपये की एक स्कीम आती है उस तरीके से उनको वहाँ से पैसा मिलेगा. 11.4% ऑफ द एल्डरली ड्रॉ डिफाइंड बेनिफिट एज गवर्नमेंट एक्स वर्कर्स. तो 11.4% जो है एल्डरली पीपल जो 60 साल से ज़्यादा के होंगे
उन्हें गवर्नमेंट एक्स वर्कर का बेनिफिट मिलेगा। एंड ये जो 11.4% पीपल है, ये 62% टोटल जो सिस्टम एक्सपेंस का पैसा है वो इन 11% लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ओल्ड एज इनकम सपोर्ट का, इट इंटेल्ड 11.5% ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और कुछ सब नेशनल गवर्नमेंट्स के लिए तो ये 60% से भी ज्यादा है। सो 60% ऑफ द एक्सपेंडिचर बर्डन फॉर पेंशन इज ऑन स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो पेंशन का 60% जो एक्सपेंडिचर का बर्डन है वो किसके ऊपर आने वाला है? स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। एंड द कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोग्राम फंड्स इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट पेपर सोक अप 40% ऑफ ऑल इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट्स। और जो कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोग्राम फंड्स है ये कितना उसमें करने वाले, 60% तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आएगा और 40% जो है ये कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोग्राम फंड जो बनाए गए हैं जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करवाया जाएगा उसके थ्रू ये पैसा लाया जाएगा। तो ये जो सारा हमने चीज़ ली है, इसके लिए सोर्स जो हमने पकड़ा था वो इंडियन एक्सप्रेस चैनल जो है उसके थ्रू, उसके आर्टिकल के थ्रू हमने ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर जॉट डाउन की है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और ओपीएस और एनपीएस को लेके आपके मन में अगर कुछ भी डाउट होगा तो ये वीडियो उसको सॉल्व करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।